अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 96। मैं बड़ी लंबी तफसीलात को ज़रा मुख्तसर करके सुनाता हूँ। तफसीलात जो हैं वो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं और ये सुनकर आप क्या करेंगे, ये मुझे सुबह मालूम हुई। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने लड़की को बरामदगी के कायदे कानून के मुताबिक हुजरे से बरामद किया और ज़ाहिर ये किया कि लड़की ने मस्जिद में पनाह ली तो खतीब साहब ने उसे हुजरे में छुपा दिया। इस सारे सिलसिले में राइफल का कहीं जिक्र ना किया गया। मालूम हुआ कि लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसने खतीब साहब को देखकर कहा कि यही वो मौलवी साहब थे जिन्होंने उसे पनाह दी थी। रात ही रात ये बात साफ हो गई कि लड़की को जिस घर से भागी थी उसकी उसने निशानदही कर दी। ये बस्ती सुल्तान के हिंदू नंबरदार का घर था। लड़की को अगवा करके उस घर के एक खुफिया कमरे में रखा गया था। उसे अगवा की रात ही यहाँ ले आए थे। नंबरदार तो गिरफ्तार कर लिया गया और उसने बहुत शोर मचाया कि लड़की मस्जिद के हुजरे से बरामद हुई है और उसे लड़की के अगवा वगैरह के मतलब कुछ भी मालूम नहीं। उसकी इस बात को रद्द करने वाली शहादत बहुत थी। हिंदुओं ने थाने में ये बात भी पहुंचाई कि एक मौलवी राइफल लेकर मस्जिद के दरवाजे में खड़ा हो गया था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने वारदात की एक अहम कड़ी पकड़ ली थी। अब उसका पांव सबके सरों पर आ गया था और वो इस पोजीशन में था कि जिस शहादत को चाहता रद्द कर देता और जो शहादत उसे मौजू लगती उसे कबूल कर लेता। वो दिन भी गुजर गया। मैं खतीब साहब के घर में छुपा रहा। मैं मुतमिन नहीं था। हर वक्त धड़का लगा रहता कि अभी पुलिस आएगी और मुझे और खतीब साहब को गिरफ्तार करके ले जाएगी। मुझे खतीब साहब की ज़ुबानी खबरें मिल रही थी। अगले रोज़ ये खबर मिली कि नंबरदार की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी की इत्तला पुलिस कप्तान को पहुंची तो वो फ़ौरन थाने पहुंच गया। फिर पुलिस कप्तान नंबरदार का घर देखने के लिए आया। लड़की उसके साथ थी। वो मस्जिद में भी आया। मैं खतीब सर के घर में बैठा डरता रहा और मुझे इत्तला मिली कि पुलिस कप्तान और इंस्पेक्टर फजल हुसैन नंबरदार के एक और साथी को गिरफ्तार करके चले गए हैं। मेरी राइफल उसी रात जिस रात लड़की मस्जिद में आई थी खतीब साहब के घर में पहुंच गई थी। उसे मैंने मस्जिद के अंदर वाले कमरे में एक सफ के नीचे छुपा दिया था। पुलिस की कार्रवाइयों का जो थाने में हो रही थी बाहर किसी को इल्म नहीं हो सकता था। अलबत्ता वारदात की जो दूसरे पहलू थे वो खतीब साहब की ज़ुबानी मालूम हो गए थे। सब कहते थे कि नंबरदार की इस साहूकार के साथ कोई दुश्मनी थी। दुश्मनी ये बताई गई कि नंबरदार ने कुछ साल पहले साहूकार से कुछ रकम उधार ली और अपनी कुछ ज़मीन रहन रखी थी। साहूकार इतने साल वसूलियाँ करता रहा। आखिर में उसने नंबरदार की ज़मीन अपने नाम करवा ली और नंबरदार से कहा कि कर्ज़ की असल रकम अभी तक बाकी है और वो जो अदायगी करता रहा है वो सूद था। इस पर उन दोनों का झगड़ा हुआ था। साहूकार को अंदाज़ा नहीं था कि नंबरदार इंतकाम में किस हद तक पहुंच सकता है। नंबरदार ने जब इंतकामी वार किया तो वह तमाम हदें फलांग गया। वारदात एक तजर्बा कर डाकू के गिरोह से करवाई गई। नंबरदार ने सिर्फ लड़की को अपने पास रखा था, बाकी तमाम माल डाकुओं के हिस्से में आया था। घर बेदी नंबरदार ने दिया था और ये उसका भेजा हुआ नौकर था। साहूकार ने पुलिस को बताया था कि नंबरदार ने उसे धमकी दी थी कि कर्ज की रकम अदा हो चुकी है और उस पर लकीर फेरो और ज़मीन के कागजात मुझे दे दो, वरना ज़मीन के बदले तुम्हारी कंवारी बेटी उठवा दूंगा। मालूम होता है कि साहूकार ने ये बात पुलिस को पहले नहीं बताई। अगर बताई होती तो पुलिस इस बात पर नंबरदार को पकड़ लेती। हो सकता था कि नंबरदार ने ऐसी धमकी ही ना दी हो। जो लोग धमकियों को अमली रंग दे सकते हैं वो धमकियां दिया नहीं करते, वो चुप रहते हैं।
और पता उस वक़्त चलता है जब वो इंतकामी इरादे पूरे कर चुके होते हैं। ये तो इस वारदात की और उसकी तफ्तीश की और उसकी निशानदहियों की तफसीलात हैं, जिनमें से कुछ मुझे मालूम हुई, कुछ मालूम ना हो सकी। मेरी दिलचस्पी इस पर थी कि मैं महफूज हूँ या नहीं। खतीब साहब मुझे तसल्लियाँ देते जा रहे थे। मुझे सिर्फ ये बात परेशान करती थी कि हिंदुओं ने मेरी राइफल देख ली थी। इतना फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ था कि चांदनी तो थी, लेकिन चादर चांद ज़रा नीचे था। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली इससे हुई थी कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने खुद मुझे वहाँ से खिसका दिया था। इसलिए मैं ये समझता था कि उसकी नीयत और इरादे मेरे हक़ में हैं। मालूम होता था कि हिंदुओं की इस बात को पुलिस कप्तान ने भी कबूल नहीं किया था कि एक मौलवी राइफल लेकर मस्जिद में के दरवाजे में खड़ा हो गया था। पुलिस कप्तान से इस वजह से उसे एक झूठा इल्ज़ाम समझा होगा कि वो जानता था कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात घड़कर कार्रवाइयाँ करते ही रहते हैं। एक रात जब मैं और खतीब साहब सोए हुए थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। खतीब साहब के एक शागिर्द ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर इत्तला दी कि थानेदार साहब आए हैं। ज़ाहिर है कि मैं बहुत परेशान हुआ। खतीब साहब बाहर गए और इंस्पेक्टर फजल हुसैन को साथ लेकर अंदर आ गए। क्या अब मेरी बारी है? मैंने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से पूछा। नहीं सिकंदर, उसने जवाब दिया। क्या तुम एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर को की हैसियत से नहीं समझ सकते कि तुमने मुझे किस जाल में से निकाला है? मेरी तो नौकरी जा रही थी। बैद ना था कि मुझे अहानते जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता। हिंदुओं ने ऊपर जाकर मुझ पर जो दबाव डलवाया था और जो धमकियां दी थी, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है। तुम खुद मफरूर मुल्ज़म हो। तुम्हारे दिल में ये डर होना चाहिए था कि तुम पकड़े जाओगे। तुम यूं करते कि लड़की जब चीखती चिल्लाती मस्जिद में आई थी, तुम्हें उसे उठाकर बाहर फेंक देते और मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर देते। लेकिन तुमने मेरी खातिर अपने आप को खतरे में डाल दिया। लड़की वहां से निकली कैसे थी? मैंने पूछा। नंबरदार को खतरा महसूस होने लगा था कि उस लड़की उसके घर में पकड़ी जाएगी। फजल हुसैन ने जवाब दिया। उसने उस रात 2 आदमी उस काम के लिए बुलाए थे कि वो लड़की को अपने गांव में ले जाएं और लड़की वहां पहुंचा दी जाती तो फिर उसकी बरामदगी नामुमकिन हो जाती। लड़की को जब नंबरदार के घर से निकाला जा रहा था तो दरवाज़ा खुला देखकर उसे भागने का मौका मिल गया और वो गोली की तरह वहां से निकली और बाहर आकर चीखने चिल्लाने लगी। आगे जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम है। हिंदुओं ने तुम्हारी राइफल पर बहुत शोर मचाया है। मैंने डीएसपी को बताया था कि हिंदू इस सारे मसले का रंग बदलना चाहते हैं। अब बताइए, मैंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हें यही बताऊंगा। फजल हुसैन ने जवाब दिया। तुम अभी निकल जाओ। खतीब साहब, अब इसे ना रोकना। मैं इसे ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ से इसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो मुझे जहाँ भेज रहा था वो छोटा सा एक गांव था और वहाँ उनके मुरब्बे थे जो अंग्रेज़ों ने उसके बाप को इनाम के तौर पर दिए थे और वहीं कुछ ज़मीन उन्होंने खुद ख़रीदी थी। जब उसने उस जगह का नाम लिया तो मैंने उसे बताया कि ये मेरे आबाई घर से बमुश्किल 80 मील दूर है। हाँ, उसने कहा, वहाँ मेरे 2 छोटे भाई मिलेंगे। मैं तुम्हें एक रुका लिख देता हूँ और उसमें सिर्फ इशारा होगा। बाकी अपने मुतल्लक सब कुछ मेरे भाइयों को बता देना। फिर मैं कभी छुट्टी आऊँगा या मुजफ्फर छुट्टी आएगा तो तुम्हारा कुछ न कुछ इंतज़ाम कर देंगे। वहाँ तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। उस गांव में और मेरे इर्द गिर्द के इलाकों पर यूँ समझ लो कि मेरे भाइयों की हुकूमत है। वहाँ तक पहुँचना और रास्ते में पहचाने ना जाना तुम्हारा काम है। उसने खतीब साहब से कागज़ कलम लिया और अपने दोनों भाइयों के नाम मुख्तसर सा रुका लिख दिया। उसमें उसने लिखा कि यह मेरा अपना अजीज़ है, ये तुम्हें सब कुछ बता देगा। राइफल साथ न ले जाना, अफजल हुसैन ने कहा। इसे मैं रास्ते में छुपा नहीं सकोगे। ये खतीब साहब के घर में रहेगी। इन पर कोई भी शक नहीं कर सकता।
वो मुझे कुछ और बातें बताकर चला गया। रात को एक मुसाफिर गाड़ी थाने वाले कस्बे की स्टेशन पर रुकती थी। इंस्पेक्टर फजल हुसैन बता गया था कि उस गाड़ी के आने में कमोबेश 1 घंटा बाकी है। मैं उसी वक्त रवाना हो गया। खतीब साहब से जिस तरह मैं रुखसत हुआ वो ऐसे ही था जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप से छीन कर ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि मैं उनकी घोड़ी पर स्टेशन तक चला जाऊं और वो घोड़ी वापस लाने के लिए मेरे साथ जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें इतनी जहमत देना मुनासिब ना समझा। मैं स्टेशन पर उस वक्त पहुंचा जब गाड़ी स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने उन पैसों से टिकट लिया जो इंस्पेक्टर फजल हुसैन मुझे दे गया था। ये 1 दिन और 1 रात का सफ़र था। मैं उस शहर से भी गुजरा जहां स्पेशल ब्रांच का हेडक्वार्टर था। अगले रोज़ शाम के वक्त रेलगाड़ी ने मुझे उस शहर से गुजारा जहां मैं पैदा हुआ था। मैंने आपको ये नहीं सुनाया कि मेरे दिल पर इस सफ़र के दौरान कैसी कैसी चोटें पड़ी। मसलन गाड़ी जब मेरे अपने शहर के स्टेशन पर रुकी थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को गाड़ी में बिठाए रखा था। मेरे अंदर से उठी हुई कोई कुव्वत मुझे बाहर को धकेलती थी। अपने घर को जाने को दिल तड़पता था। जब गाड़ी चली तो मुझे बड़ी अजियत का सामना हुआ, जैसे मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया जा रहा हो। मैं आखिरी स्टेशन पर जा उतरा और वहां से एक ब्रांच लाइन गाड़ी में सवार हुआ और जब इंस्पेक्टर फजल हुसैन के बताए हुए गांव पहुंचा तो रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। फजल हुसैन के भाइयों ने रुका देखकर मेरी आओ भगत की तो वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। ऐसे लगता था जैसे हम बड़े ज़माने के दोस्त हैं। बाकी जो रात रह गई थी हमने बातें करते गुजार दी। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। परवाह ना कर यार, फजल हुसैन के एक भाई ने कहा, यहाँ तुम्हें पकड़ने कोई नहीं आएगा। इंस्पेक्टर फजल हुसैन का सबसे छोटा भाई मुझसे 2-3 साल ही छोटा था। सारी बात सुनकर उसने कहा कि मेरे आबाई शहर के साथ उसकी रिश्तेदारी है। कैसी रिश्तेदारी? मैंने पूछा। मेरी बीवी वहाँ की रहने वाली है, उसने कहा और चौंक कर बोला, तुम्हारा नाम सिकंदर है? क्या तुम ऊंची मस्जिद वाले महल्ले के रहने वाले हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या कदीर अहमद नाम के तुम्हारे कोई खालू हैं? उसने पूछा। मेरे एक ही खालू हैं, मैंने जवाब दिया, और उनका नाम कदीर अहमद ही है और उनकी बेटी मेरी बीवी है। उसने कहा। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। अजरा। हाँ, उसने जवाब दिया, अजरा मेरी बीवी है। लेकिन तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमारी शादी उस तरह नहीं हुई थी जिस तरह शादियां होती हैं, यानी हमारे बुजुर्ग उस शादी में शरीक नहीं थे। मुझे यूं लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं और कोई मुझे ऐसी बात सुना रहा है जिसका सर पैर ही नहीं। बहुत देर तक मेरे मुंह से बात ही ना निकल सकी। सुबह तलू हो गई थी। इंस्पेक्टर फजल हुसैन का छोटा भाई अंदर गया और थोड़ी देर बाद मेरी खालाजाद अजरा आई। मुझे देखकर वो जहाँ थी वहीं बुत बन गई और मुझ पर सख्ता तारी हो गया और फिर अजरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सारी रात का जागा हुआ था। अजरा को देखकर मेरी नींद और भूख उड़ गई थी, लेकिन अपने मेज़बानों के कहने पर मैं लेट गया। लेटते ही ऐसी आंख लगी कि सारा दिन सोते गुजर गया। जब मैं उठा तो फजल हुसैन के दोनों भाई मुझे अपनी खेतियां दिखाने के लिए बाहर ले गए। उनका घर बहुत बड़ी हवेली थी। ये हवेली गांव से कुछ हटकर थी और वहीं से उनकी खेतियां शुरू हो जाती थीं। कुछ दूर एक बड़ा खूबसूरत बाग था जिसमें रट लगा हुआ था और वहां भी छोटा सा एक मकान बना हुआ था। मैं हैरान हो रहा था कि इस कदर ज़्यादा अराजी और वो भी इतनी जरखेज अराजी होने के बावजूद फजल हुसैन खुद भी नौकरी कर रहा था और उसने अपने बेटे को भी पुलिस में भर्ती करवा दिया था। ये दरअसल उस ज़माने का दस्तूर था। लोग फौज और पुलिस की नौकरी को पसंद करते थे। उन्हें तनख्वाह के साथ कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वो ओहदे हासिल करने के लिए भर्ती होते थे। अजरा के खामद का नाम मुनव्वर हुसैन था। वो फजल हुसैन का सबसे छोटा भाई था। उससे बड़े का नाम तजम्मल हुसैन। वो दोनों मेरे साथ थे और मुझे आराजी, साथ वाले गांव और वहां की मुख्तलिफ शख्सियतों के मतलब तफसीलात सुना रहे थे।
मैं वैसे ही हूँ हाँ करता जा रहा था। मेरे जहन पर तो अजरा सवार थी। मुझे ऐसा अफसोस नहीं था कि वो उस शख्स की बीवी बन गई थी। मुझे खुश होना चाहिए था कि मेरी खालाजाद बहन इतने बड़े जिम्मेदारों के घर ब्याही गई थी। उनके मुकाबले में अयूब की कोई हैसियत ही नहीं थी। लेकिन मुझे ये सोच परेशान कर रही थी कि अजरा की शादी इस नौजवान अमीर ज़ादे के साथ हुई कैसे, और मैं खुद मुनव्वर हुसैन से पूछना नहीं चाहता था कि ये शादी कैसे हुई। और मैं महसूस कर रहा था कि मुनव्वर इस मौजू से बचने की कोशिश कर रहा है। उसका ख्याल होगा कि शायद मैं बुरा मनाऊंगा। मेरे इस सवाल का जवाब अजरा ही दे सकती थी। मैं सोचने लगा कि अजरा मुझे तन्हाई में मिल सकेगी या नहीं। टहलते टहलते हम बाग में जा पहुँचे। उस बाग में फलों के दरख्त थे और वहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थीं। मुनव्वर का बड़ा भाई तजम्मुल ज़रा परे किसी काम से चला गया। सिकंदर भाई, मुनव्वर ने मुझसे पूछा, अजरा तुम्हारी मंगेतर थी? कभी थी, मैंने इस तरह जवाब दिया जैसे मेरी आह निकल गई हो। फिर तुमने उसके साथ शादी क्यों ना की? मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी रात को सुनाई थी, मैंने जवाब दिया। ज़िंदगी से तबीयत कुछ ऐसी उचाट हुई कि मैं महसूस करता था कि अजरा को मैं खुश नहीं रख सकूंगा। फिर मैं मफरूर मुल्ज़म हो गया। शादी कर लेता तो उसे कहाँ लिए फिरता। मेरा ख्याल है कि यह लड़की तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मुनव्वर ने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मेरे रास्ते में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की आई है, लेकिन शादी के लिए अजरा से बेहतर कोई और लड़की नहीं देखी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम ठीक कहते हो, मुनव्वर ने कहा, इससे बेहतर और कोई लड़की नहीं हो सकती। मुनव्वर यार, मैंने शगुफ्ता से लहजे में पूछा, ये शादी हुई कैसे? हो गई भाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अजरा से सुन लेना। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी में बुजुर्ग शामिल नहीं हुए थे, मैंने कहा। अजरा से सुन लेना सिकंदर भाई, उसने कहा, मैं अपनी जुबान से बयान करता अच्छा नहीं लगता। मैं समझ ना सका कि ये नौजवान शर्मा रहा है या कोई ख़ास बात है जो वो अजरा की ज़ुबान से ही कहलवाना चाहता है। इस लड़के के मुतल्लिक़ मेरी राय ये थी कि ये शर्माने वाला नहीं। मैं उसमें वो खुद एतमादी और जुर्रत देख रहा था जो देहाती इलाके में बड़े ज़िम्मेदारों और जागीरदारों के बेटों में होती है। बाद में खुद एतमादी और जुर्रत इतनी बढ़ जाती है कि वह मज़ाराओं और देगर लोगों के खुदा बन जाते हैं। मुनव्वर के दिमाग में इस जुर्रत का कीड़ा मुझे नज़र आ रहा था। उसे रोब और दबदबा कहते हैं। तजम्मुल वापस आ गया और हम घूमते फिरते रहे। वो मेरे लिए अजनबी थे और मैं उनके लिए अजनबी था, बल्कि उनके लिए बड़ा दिलचस्प और सनसी खेज अजनबी था। मैंने रात को उन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तान सुना डाली थी। वो अब मुझसे एक एक वाक़े की तफसील अलग अलग सुनते थे। मैं उन्हें अपने ही बातें सुना सुना कर उकता गया था। मेरे दिमाग पर दो ख्याल बुरी तरह गालिब आए हुए थे। एक ख्याल अजरा का था जो एक सवाल था कि मुनव्वर के साथ उसकी शादी किस तरह हुई, और दूसरा ख्याल भी एक सवाल ही था कि मैं यहाँ कब तक रहूँगा और क्या मैं यहाँ महफूज रहूँगा। आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता उस मफरूर कातिल की ज़हनी और जज्बाती कैफियत क्या होती है जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर हो और उसका अपना कोई ठिकाना ना हो, और जिसकी गिरफ्तारी का मतलब हो फांसी। एक पत्ता हिलता है तो मफरूर बिदक जाता है और पुलिस आ गई है। मैंने कई बार कहा है कि मौत का मुझे डर ना था। इस जिंदगी से तो बेहतर था कि मैं मर जाता, लेकिन मैंने अंग्रेज़ों का चैलेंज कबूल किया था। मैं ढीठपन था और इसे मैं खुददारी, गैरत और वकार कहता था। मेरा अज़म था कि मैं अपनी आज़ादी पर किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा और मुकाबले के बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। और एक अज़म यह भी था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करके मरूंगा। अगर मुल्क के लिए नहीं तो किसी मजबूर और मजलूम इंसान की निजात पर जान दूंगा। ये तो मेरी सोचें और मेरे अज़म थे। मुझे एहसास था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे एक गिरोह की ज़रूरत थी। हिंदुस्तान में गिरोह मौजूद थे, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं था।
दूसरी सूरत यह थी कि मैं अपना गिरोह बनाता, लेकिन दहशत गर्दी के लिए खास किस्म के आदमियों की जरूरत थी, जैसे मैं था, जैसे कोई आगे था ना पीछे। और इस काम में जोशीले और जज्बाती आदमी नहीं चल सकते। ठंडे मिजाज वाले दलेर आदमियों की जरूरत थी, जो अक्ल से काम लेने वाले आदमी हों। इंस्पेक्टर फजल हुसैन के भाइयों में ये रमक नहीं थी। दोपहर के बाद खाना खाकर तजम्मुल और मुनव्वर किसी काम से चले गए थे कि शाम को वापस आएंगे, और मुझे उन्होंने अलग कमरा दे दिया था। जी में आई थी कि बाहर निकल जाऊं और फसलों की हरियाली के समुंदर में तैरता फिरूं। दूर उफक का गोल दायरा नजर आ रहा था, ऊपर आसमान की शफाफ नीलाहट, नीचे उफक तक फसलों और दरख्तों का सब्जाजार, कायनात का हुस्न निखरा हुआ था। मैं अकेला बाहर जा सकता था, मगर एहतियात लाजमी थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा और मेरे दिल पर बोझ सा आ पड़ा। मुझ में कैद का बड़ा ही तलख एहसास बेदार हो गया, और मुझे अफसोस होने लगा कि मुझे कायनात के हुस्न से लुत्फ होने से महरूम कर दिया गया है। मैं पिंजरे में बंद एक पंछी था। पिंजरे का दरवाजा खुला था, मगर मेरे बालों पर नोचे हुए थे। मैं सोचों की तलखियों में तड़पने लगा। उसी जज्बाती कैफियत में अजरा को अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट उदास थी। तुम मेरे पास बैठो तो नहीं सकोगी अजरा? मैंने पूछा। क्यों नहीं बैठ सकूंगी? उसने कहा। मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठने ही आई हूं। उसकी आवाज बूझल थी और उसका अंदाज ऐसा था जैसा उसने बोझ उठा रखा हो। वो मेरे पलंग पर बैठ गई। तुम खुश नहीं हो? मैंने कहा। तुम्हें ये आदमी पसंद नहीं, या ये जगह तुम्हें अच्छी नहीं लगती? आदमी भी अच्छा है, जगह भी दिल को अच्छी लगती है, उसने कहा। लेकिन सिकंदर। उसने सर झुका लिया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मैं ख्वाब कुछ और देखती रही हूं। मैं समझता था कि वो क्या कह रही है, और उसने अपने आप पर यह जुल्म किया था कि ख्वाबों में मुझे देखती रही थी, और ये उसकी बदनसीबी थी कि उसने इस हकीकत को कबूल नहीं किया था कि सिकंदर अब ख्वाबों ख्याल की दुनिया में गुम हो गया है, और जब कभी मिलेगा ख्वाबों में ही मिलेगा। अजरा को मालूम नहीं था कि उसे मेरी लाश भी नहीं मिल सकेगी। मैंने पुलिस या फौज की गोली से मारे जाना था, या मेरी लाश फांसी के तख्ते से उतारी जानी थी। अंग्रेज हाकिमों का दस्तूर था कि बागियों और दहशतगर्दों की लाशें वारसों को नहीं देते थे, दफन भी नहीं करते थे, जलाकर राख कर देते थे, और किसी और जगह किसी और वजह से मरने की सूरत में मेरी लाश की कीमत 10,000 रुपये थी। कोई होशियार और चालाक आदमी मेरी लाश थाने ले जाकर 10,000 रुपये का हकदार बन सकता था। मैं जानता हूं अजरा, मैंने कहा। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती थी, और लेकिन ये कैसे हुआ? खुदा को यही मंजूर था, उसने कहा। मैं मजबूर थी। तुम जानते हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम थे, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया, या तुमने हालात को ऐसा उल्टाया कि मैं तुम्हारी सूरत भी देखने को तरस गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, और उसकी आवाज़ गम से बूझल थी। वो कह रही थी, उस वक़्त की बातें क्या सुनाऊं, जब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। कभी हम सबको थाने बुला लिया जाता, और कभी थानेदार 3-4 सिपाहियों को लेकर हमारे घर आ जाता। वो हमें डराता था और बेइज्जती करता था। वो कहता था कि बताओ सिकंदर कहाँ है? फिर क्या ऐसे नहीं हुआ था कि पुलिस ने अचानक तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया था? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। अयूब ने हमें बताया था कि तुम आए थे और तुमने थानेदार को डराया था। तुम पकड़े भी गए थे। जाने दो अजरा, मैंने उकताहट से कहा। छोड़ो उस वक़्त की बातों को, मुझे अपनी बात सुनाओ। ये जानते हुए कि तुम मुझे नहीं मिल सकोगे, मैं तुम्हें दिल से नहीं उतार सकी, अजरा ने कहा। अम्मी तुम्हारे लिए बहुत रोती थी, कहती थी कि सिकंदर मुझे मिले तो मैं उसे अपने सीने में छुपा लूं। लेकिन सिकंदर, ये तो जज्बात की बातें थी। हकीकत ये थी कि मेरी शादी होनी चाहिए थी, तुम्हारे साथ तो हो नहीं सकती थी। अम्मी ने औरतों को कह दिया था कि अजरा की शादी सिकंदर के साथ नहीं होगी।
امید تھی کہ ایک ہی بار 2-3 رشتوں کے پیغام آ جائیں گے، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ عورتوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے ہمیں شریف آدمی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کہتے تھے کہ لڑکی تھانے میں جاتی رہی ہے اور تھانے دار ان کے گھر آتا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو نا سکندر؟ ہاں ذرا، میں نے کہا، یہ میری وجہ سے تم بدنام ہو گئی تھی۔